को वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 4। यूनिट का नेम है डायनामिक्स 2 और ये जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, उससे हमने ये वाला चैप्टर किया है और जो आज है हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हमने करना है इसमें इस चैप्टर में जितने भी कैन यू टेल और क्विज वाले क्वेश्चंस थे उनको। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी? क्या कोई डिफरेंस है? और व्हेन वुड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास वुड बी डिफरेंट देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी? कब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है किसी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट हो सकते हैं? अगर हम देखें डिफरेंस, तो डिफरेंस है सेंटर ऑफ मास का क्या है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे पूरे ऑब्जेक्ट का मास पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे इस जैसे ये मार्कर है, इस पूरे मार्कर का मैस कहीं कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इस पूरे मार्कर का मैस होगा। उस पॉइंट को अगर मैं पकड़ लूँ ना यहाँ से, तो ये गिरेगा नहीं, स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे पूरा का पूरा वेट जो होता है वो पाया जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जहाँ पूरे ऑब्जेक्ट का वेट पाया जाता है और जहाँ पे आपके पास मैस पाया जाता है वो आपके पास सेंटर ऑफ मैस होता है। तो ये बेसिकली छोटा सा इसमें डिफरेंस होता है। अब ऑब्जेक्ट में हो सकता है इस मार्कर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मैस जो हो वो एक ही हो। ठीक है, हो सकता है डिफरेंट हो, कब ये सेम होगा और कब ये डिफरेंट होगा वो कैसे पता लगता है। इसके लिए हमने सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लेक्चर भी लिया था। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर लिया होगा, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर लिया तो हमने इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और अगर आपने नहीं लिया हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसका लेक्चर ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट था। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से। अब हमने ये देखा था कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, हो सकता है कि इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हो। तो अगर आपके पास क्या होते हैं, होमोजेनियस, जिनकी शेप जो होती है एक जैसी होती है, उनके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता था, सेम। अगर क्या है इर्रेगुलर शेप है तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरा हमने ये देखा था कि अगर छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे अब ये इसका साइज़ जो है वो छोटा है, तो इसके लिए यही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यही जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और यही जो है सेंटर ऑफ मास है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ बड़ा हो गया, तो अगर वो टॉल ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, सेम। और टॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या हो जाता है, डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हो जाता है? क्योंकि आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। जब आपके पास हाइट बढ़ती है तो जब आपके पास हाइट बढ़ रही है तो आपके पास जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपके पास जब जी की वैल्यू कम हो जाती है तो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहीं और बनेगा और सेंटर हो सकता है सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो, या आपके पास सेंटर ऑफ मास हो सकता है कि आपके पास क्या हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो। तो इस तरह से फ़र्क आ जाता है। ठीक है, इस लेक्चर को हमने समझा भी था और इसका आंसर भी यही है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो होता है वो सेम पॉइंट पे होता है, क्योंकि उसमें आपके पास जी जो होता है वो सेम होता है। टॉल ऑब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड जो होता है वो कैन वेरी अलोंग देयर हाइट, वो आपके पास वेरी कर सकता है, क्योंकि जब आपके पास हाइट बढ़ती है तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। जी डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड, मतलब कि अल्टीट्यूड मतलब हाइट, सो आपके पास डिफरेंस आ सकता है। अब ये क्वेश्चन है, क्या ये ऑब्जेक्ट के अंदर या हो सकता है ये ऑब्जेक्ट है तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास उसके अंदर ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा पॉसिबल, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर 99% ऐसा होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। क्योंकि जब आप इसमें देखो, अब जब आपने बॉडी को अपना स्ट्रेच किया, ये आपका पॉइंट है जहाँ पे आपकी इस पूरी आर्म का जो है पूरा मैस भी यहीं पे पाया जाता है, वेट भी आपका इधर ही होता है। अब आप देखो, जब आपके पास आपने ऐसा किया है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस केस में बेसिकली ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना, तो ये एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इनसाइड द ऑब्जेक्ट, अंदर है ऑब्जेक्ट के। जैसे ही आपने अपने मास को क्या कर दिया, अपने आर्म को स्ट्रेच कर दिया, सॉरी स्ट्रेच नहीं, बेंड कर दिया, तो आपके पास अब देखो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर बन रहा है। तो ज़रूरी नहीं है ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही बने, बाहर भी बन सकता है, जैसे इस केस में था। ठीक है, तो ये सारी मैंने यही बातें लिखी हुई हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं, नॉट ऑलवेज लाई इनसाइड द ऑब्जेक्ट मास, के ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही ये सारी चीज़ें लाई करें। दे कैन ऑल्सो एग्जिस्ट आउटसाइड, वो बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंड करता है। तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 सैटेलाइट्स हैं और वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट के अंदर है दोनों, एक उसके आगे है और एक उससे पीछे है। जो आगे है उसको बोलते हैं लीडिंग और जो पीछे है वो, क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहा है ना, इसलिए उसको बोलते हैं फॉलोइंग। अब वो कह रहे हैं इफ़ वन सैटेलाइट, अगर एक सैटेलाइट कोशिश कर रहा है कि वो उसको पकड़ ले, ठीक है, ये वाला जो पीछे है इसका पीछा कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि मैं इस तक पहुँच जाऊँ, वो कोशिश कर रहा है दूसरे लीडिंग वाले को पकड़ने की, तो कैन इट डन बाय इंक्रीजिंग इट स्पीड? तो क्या वो ऐसा कर सकता है अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा ले? अब आपके भी जहन में ये आ रहा होगा ना कि अगर इस पीछे वाले ने इसको पकड़ना है, ठीक है, इस तक पहुंचना है, तो वो यही कर सकता है ना कि वो अपनी स्पीड को बढ़ा ले, इस तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखो ऐसा क्यों नहीं होगा। इफ़ फॉलोइंग सैटेलाइट स्पीड अप, अगर पीछे वाला सैटेलाइट जो है वो स्पीड अप कर लेगा, अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा, इट विल गो टू अ हायर ऑर्बिट, तो वो हायर ऑर्बिट पे चला जाएगा।
जब हमने ये वाला टॉपिक किया था तब मैंने आपको बताया था कि एक राइट स्पीड का होना ज़रूरी है। अगर आप स्पीड को बढ़ा लोगे तो वो वहाँ से निकल जाता है और एक और किस्म का ऑर्बिट बना लेता है। ठीक है, अगर आप स्पीड ज़्यादा कर दोगे तो वो उस ऑर्बिट से निकल के दूसरे स्पीड उसमें चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी स्पीड नहीं चाहिए तो दूसरे वाले में चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या है, v जो है वो स्पीड का रिलेशन जो है रेडियस के इन्वर्स होता है। अगर आपने यहाँ पे रेडियस जो है वो क्या है, कम, यहाँ पे इस अगर वो इस ऑर्बिट में है तो रेडियस कम है तो स्पीड क्या है, ज़्यादा। अगर वो ऊपर वाले में चला जाएगा तो अब रेडियस क्या हो गया, ज़्यादा, तो रेडियस ज़्यादा होगा, स्पीड और कम हो जाएगी तो वो और पीछे रह जाएगा। ठीक है, अगर वो स्पीड अपनी ज़्यादा करने की कोशिश करेगा तो वो दूसरे ऊपर वाले ऑर्बिट पे चला जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा था कि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा कर दोगे टू फास्ट तो वो क्या करता है, एस्केप कर जाता है, इस ऑर्बिट से निकल जाता है। तो वो क्या करेगा, ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। ऊपर वाले ऑर्बिट में गया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि इनका रिलेशन क्या है, इन्वर्स, क्योंकि उसमें रेडियस बढ़ जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। इन दिस वे इट विल गेट फर्दर अवे फ्रॉम द लीडिंग सैटेलाइट। इस तरह तो वो और दूर रह जाएगा आगे वाले सैटेलाइट से। टू कैच अप द लीडिंग सैटेलाइट, अगर उसने पकड़ना है लीडिंग सैटेलाइट को तो फॉलोइंग सैटेलाइट स्लो डाउन अ लिटिल, जो पीछे वाला सैटेलाइट है फॉलोइंग सैटेलाइट उसको थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो स्लो हो जाएगा तो आपने देखा था कि अगर स्पीड बहुत कम हो जाती है तो वो अर्थ की तरफ गिर जाता है, तो वो इस वाले ऑर्बिट की तरफ फॉल कर जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि अगर इस ऑर्बिट से ज़्यादा स्पीड, एक मैक्सिमम स्पीड पे इस ऑर्बिट पे, अगर इससे ज़्यादा स्पीड कर दोगे ये ऊपर चला जाएगा, स्पीड कम कर दोगे तो नीचे और वाले ऑर्बिट पे आ जाएगा। तो अगर आप इसकी स्पीड अपनी ये कम कर ले तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले पे ऑर्बिट पे आ जाएगा। अब आप देखो इधर से रेडियस और कम हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से वो अगले वाले को पकड़ सकता है। तो टू कैच अप द लीडिंग सैटेलाइट फॉलोइंग सैटेलाइट स्लो डाउन अ लिटिल, उसको थोड़ा सा आहिस्ता होना पड़ेगा। दिस विल ब्रिंग इट टू अ लोअर ऑर्बिट, जिसकी वजह से वो लोअर ऑर्बिट पे आ जाएगा। वेयर इट विल मूव फास्टर, जहाँ पे वो तेज़ी से मूव करेगा क्योंकि उसका रेडियस कम हो गया है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और वो क्या कर सके, एंड एबल टू कैच द लीडिंग सैटेलाइट, उस तरह से वो सैटेलाइट को पकड़ सकता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और हमने इसका टॉपिक भी किया हुआ है ऑर्बिटल मोशन वाला, और उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट है। अब बेसिकली आपके पास क्या है कि ये 3 ऑर्बिट्स हैं और इस ऑर्बिट में एक आपके पास ये चीज़ जो है वो लीडिंग का मतलब होता है जो चीज़ आगे हो, और ये इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो इसको इसलिए इसका क्या लिखेंगे, फॉलोइंग। अब इसने इसको अगर पकड़ना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्पीड ज़्यादा करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने टॉपिक में पढ़ा था कि अगर हम राइट स्पीड, एक होती है राइट स्पीड जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, इस राइट स्पीड से अगर आप स्पीड को क्या कर दोगे, बहुत ज़्यादा कर दोगे, मतलब टू फास्ट, तो आपका जो ऑर्बिट है वो यहाँ से निकल के, सैटेलाइट जो है वो सॉरी ये जो है ये इस ऑर्बिट से निकल के इस वाले में चला जाएगा। ठीक है, अपने से ऊपर वाले में चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब अर्थ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया है, ज़्यादा। जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, इसका रिलेशन जो होता है इन्वर्स होता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो स्पीड और कम हो जाएगी और ये लीडिंग से और पीछे रह जाएगा, तो स्पीड बढ़ाना ऑप्शन नहीं है। अब अगर हम ये अपनी क्या कर ले, दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर हम स्पीड को क्या कर देते हैं, टू लो कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, तो फिर वो अपने से नीचे वाले ऑर्बिट पे गिर जाता है, टूवर्ड्स द अर्थ गिर जाता है ना, तो वो यहाँ से इस वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। अब इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या हो गया है, कम हो गया, रेडियस कम तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इस तरीके से वो इस आगे वाले को पकड़ सकता है। अब अगला क्वेश्चन है कि डज द वाइडर टायर इंक्रीज फ्रिक्शन एंड थस रोड ग्रिप ऑफ अवर कार। अब फ्रिक्शन ज़्यादा होती है तो हमारी ग्रिप जो होती है कार की ज़्यादा होती है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम बड़े टायर यूज़ करें तो क्या उससे फ्रिक्शन बढ़ सकती है, तो येस, बिकॉज वाइडर टायर हैव लार्ज एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द रोड। अब आपने ये चीज़ पढ़ी थी ना जब हमने फ्रिक्शन वाला टॉपिक किया था, और तो हमने उसमें भी 2 लेक्चर में हमने फ्रिक्शन ख़त्म किया था, दोनों लेक्चर्स में हमने इस चीज़ को डिस्कस की थी कि अगर आपके पास एक चीज़ है, ये सरफेस है, इसके ऊपर आप किसी डब्बे को ऐसे घसीटते हुए लेके जा रहे हो, तो इस डब्बे का इसके साथ कनेक्शन का जो एरिया है वो ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा जगह, देखो इतना सारा एरिया इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। लेकिन अगर कोई चीज़ रोल करते हुए जा रही है, टायर रोल करता हुआ जा रहा है, तो उसका इसके साथ बहुत कम कनेक्शन, देखो इसका इतना सा एरिया जो है इस सरफेस के साथ सिर्फ कनेक्शन में, तो एरिया कम तो फ्रिक्शन भी कम लगती है। इसमें एरिया ज़्यादा है तो फ्रिक्शन भी क्या लगती है, ज़्यादा। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने टायर का साइज़ बढ़ा दोगे, अगर आपने टायर का साइज़ बढ़ाया तो देखो इसका एरिया भी बढ़ गया ना, जो इस सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो एरिया बढ़ गया तो आपके पास फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, येस, बिकॉज वाइडर टायर जो होती है उसकी लार्ज एरिया कॉन्टैक्ट होता है रोड के साथ, विच हेल्प्स ग्रिप द सरफेस बेटर, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाती है और हमारे पास ग्रिप बढ़ जाएगी, स्पेशली ड्यूरिंग टर्न्स एंड इन वेट कंडीशंस।
तो आपके पास जब फ्रिक्शन ज़्यादा होती है तो आपके पास जो होती है वो जो वेट कंडीशन से स्लिप होने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो ये देखो, आप वाइडर टायर यूज़ करके क्या फ्रिक्शन बढ़ा सकते हो, तो यस हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एरिया जो है इन कॉन्टैक्ट वो ज़्यादा हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि जो टायर्स होते हैं उसमें थोड़े थोड़े से ऐसे थ्रेड से बने हुए होते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं। इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है वो ये कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो टायर्स थ्रेड्स होते हैं टायर में, वो डू नॉट एक्चुअली इंक्रीज ग्रिप, वो बेसिकली ग्रिप को नहीं बढ़ा रहे होते। तो ग्रिप जो होती है वो आपको बम्प से मिलती है, और जो आपके टायर और रोड के दरमियान होती है वो थ्रेड से नहीं मिलती। थ्रेड सिर्फ आपके पास जो रोड है उसके ऊपर से पानी को हटाने के लिए यूज़ होते हैं, ताकि हम स्लिपिंग से बच सकें। ठीक है, अब जैसे आपके पास जो रेसिंग कार्स होती हैं वो ज़्यादातर उनमें ये ऐसे थ्रेड्स नहीं होते, वो स्मूथ टायर्स होते हैं, क्योंकि रेसिंग कार्स जो होती हैं वो ड्राई रोड्स पे की जाती है, तो पानी को हटाने के लिए उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये बेसिकली क्या बात कर रहे हैं वो, अब अगेन फ्रिक्शन वाला टॉपिक दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, डिटेल हम कर चुके हैं। अब हमने कहा था कि किसी भी जगह पे फ्रिक्शन आती क्यों है। बेसिकली हमें ये सरफेस जो होती है वो स्मूथ लग रही होती है, जैसे ये टायर है और हमारे पास जो ये रोड है, ये और ये आपके पास क्या है, टायर। अब यहाँ पे फ्रिक्शन आती क्यों है, वो आती इसलिए है क्योंकि हमें स्मूथ लग रही है, लेकिन ये स्मूथ होती नहीं है। बेसिकली ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखो तो ये ऐसे 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 सरफेस होगी। इसको हम बोलते हैं बम्प्स। इसको हम क्या बोलते हैं, बम्प्स। हम कहते हैं कि कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होती, उसमें क्या होते हैं, बम्प्स होते हैं। और ये जो टायर है इसमें भी ऐसे छोटे छोटे से बम्प्स होंगे, ये भी हमें स्मूथ लगता है लेकिन बिल्कुल स्मूथ नहीं होता। तो ये बम्प्स एक दूसरे में ऐसे स्टक हो जाते हैं, और इस वजह से हमारे पास इसकी मोशन को थोड़ा सा रोकते हैं और हमारे पास ये फ्रिक्शन बनती है। इसको हम फ्रिक्शन वाले टॉपिक में देख भी चुके हैं। तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि फ्रिक्शन ये जो टायर्स में ऐसे थ्रेड्स बने हुए होते हैं, ये इसकी वजह से नहीं आती है। जैसे आपने देखा होगा टायर्स में से लाइंस होती हैं, वो कहते हैं इस थ्रेड्स की वजह से फ्रिक्शन नहीं बनती। फ्रिक्शन तो इनमें छोटे छोटे से बम्प्स होते हैं, उसकी वजह से बन रही है। ये तो जस्ट आपके पास अगर रोड पे पानी पड़ा हुआ है, ये पानी को ऐसे स्लिप कर देती है, हटा देती है वहाँ से, ताकि हम स्लिप ना हो जाए, गाड़ी स्लिप ना हो जाए। तो ये तो उसको हटाने के लिए फ्रिक्शन तो बम्प्स की वजह से आती है। अब वो कह रहे हैं कि जैसे आपके पास ये जो रेसिंग कार्स होती हैं वो तो बिल्कुल स्मूथ होती हैं, उनमें ऐसे थ्रेड्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ड्राई रोड पे की जाती है, वो आपके पास वेट रोड पे नहीं की जाती जहाँ पे पानी हो, तो इसलिए वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती थ्रेड्स वगैरह बनाने की। तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ फ्रिक्शन नहीं बन रही। फ्रिक्शन तो बन रही है, क्योंकि वो तो रोड्स और इसके दरमियान बम्प्स की वजह से बन रही होती है। ये थ्रेड्स तो सिर्फ वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पे सड़क पे पानी वगैरह हो, तो उसको रिमूव करने के लिए बनाए जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।